तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का 29 जून को एग्ज़ाम होने वाला है और लगभग लगभग 30 दिन बचे हुए हैं। और ये हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी की सीरीज का ये सिलेबस है। तो सिलेबस काफ़ी वाइड है, काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का हम यहाँ पर दूसरा लेक्चर देखेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर जो हम एक्ट्स पढ़ रहे हैं ये थोड़े से मुश्किल एक्ट्स होते हैं और क्वेश्चन भी 2016 में ही पूछा गया था एक बार। तो अभी तक कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा भर भर का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये कुछ कह नहीं सकते, आपको तैयार करके जाना पड़ेगा, सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर जो भी क्वेश्चन मतलब पूछे जा सकते हैं। देखो, है तो ये एक्ट बहुत बड़े बड़े, ऐसा नहीं कि एक्ट बहुत छोटे हैं। तो एक्ट काफ़ी बड़े एक्ट हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, ईस्ट एक तो हमने दो टाइप्स क्लासिफाइड किया है यहाँ पर कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट पढ़ेंगे। एक तो जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज करती है तब तक, और फिर रिवॉल्ट 1857 होता है। रिवॉल्ट 1857 के बाद में होती है जो पावर जो होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया जाता है और पावर क्राउन के पास ट्रांसफर हो जाती है। तो उसी रिगार्डिंग हम ये देखेंगे। तो अब ये जितने भी एक्ट्स हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये कोई मैंने यहाँ पर दो तीन स्लाइड बना दी किसी भी एक्ट की तो बस वो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप ही इस पर पूरा मतलब 5-6 साल लगा दो, पीएचडी कर डालो इन पर, एक्ट पर, तो वो भी कम पड़ जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब डॉक्यूमेंट, बहुत लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट है, लेकिन हम जितना भी हमारे काम का है, जितना भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल हम उतना ही पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको जैसे मैंने पीछे बताया, हम यहाँ पर ये वाले जो है इस वाले पोर्शन पर आ चुके हैं, तो इस वाले पोर्शन पर हम कवर करेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ कि भाई ये यहाँ तक हम ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल बोलते हैं, क्योंकि हुआ ये था क्योंकि रिवॉल्ट 57 हो चुका था और 57 के बाद कंपनी में काफ़ी वीकनेस थी, करप्शंस थे और कंपनी काफ़ी हरास कर रही थी इंडियंस पीपल को। तो उसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया और जो पावर थी वो किसके पास, क्राउन के पास ट्रांसफर कर दी गई। तो जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी टेरिटरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सारी की सारी टेरिटरी किसके नाम पर चली गई, वो चली गई क्राउन के नाम पर, क्राउन के जो राजा रानी होंगे उनके नाम पर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया के अंदर मतलब आती है ट्रेड करने के लिए। और फिर बैटल ऑफ प्लासी होता है। तो प्लासी एक जगह है, तो वहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी होता है। तो प्लासी कब हुआ था, 1757 में हुआ था। और आप देख रहे हो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। और ये जो रिवॉल्ट 1857 था, जिसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी बोलते हैं, तो वो कब हुआ था, वो हुआ था 1857, मतलब लगभग लगभग 100 साल का टाइम था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर बिहार के अंदर एक जगह है। तो बैटल ऑफ जो है बक्सर हुआ। बक्सर कब हुआ था, ये भी पास में ही हुआ था 1764 के अंदर। उसके बाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो ये कब हुई थी, ये हुई थी एक साल के बाद ही, 1765 के अंदर। तो इस ट्रीटी के बाद में जो दीवानी राइट थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, वो दीवानी राइट और निजामत राइट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। मतलब आप समझ सकते हो, ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, इससे पूरा प्रूफ हो गया था कि मतलब इसने फाउंडेशन स्टेब्लिश करती थी, स्टेब्लिश ईस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसने जो है ले डाउन, ठीक है, इसने क्या कर दिया था, ले डाउन कर दिया था द फाउंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए पॉलिटिकल बॉडी। ठीक है, तो मतलब वो डोमिनेट कर रही थी इंडिया के अंदर। तो पहले कमर्शियल बॉडी थी वो, लेकिन अब वो पूरी तरह से पॉलिटिकल बॉडी हो गई थी। तो इन्हीं सारी चीज़ को देखने के बाद देखो, ये सब अब इसके अंदर एक जो ये पावर दी जा रही थी क्राउन से ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी करप्शन था, तो पावर अगर दी गई है तो पावर छीनी भी जा सकती है। तो हमने देखा था 1813 के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट 1813 के अंदर क्या हुआ, जो कंपनी की मोनोपोली थी, मोनोपोली को कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि उसकी जो मोनोपोली थी वो इसलिए ख़त्म कर दी गई
क्योंकि ब्रिटेन के अंदर भी आवाज़ उठने लगी कि भाई हमको भी तो ट्रेड करने का मौका दो इंडिया के अंदर, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर उन्हीं को ट्रेड करने का मौका दे रखा है, हमको भी दो। और तो आवाज़ उठ रही थी, प्रेशर था वहाँ की पार्लियामेंट के ऊपर कि भाई ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको ख़त्म किया जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, एक तो टी के अंदर, ठीक है, कि भाई इनको ये थोड़ी सी रियायत दी गई कि भाई आप टी के अंदर जो है और जो है इंडिया के अंदर आपकी मोनोपोली रहेगी, मतलब टी के सिवाय आप टी के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, आपके सिवाय कोई नहीं कर सकता है। दूसरा, ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, आपके सिवाय कोई नहीं कर सकता है। बाकी दूसरी चीज़ों में अगर कोई मसाले वगैरह खरीदना आता है इंडिया से, तो फिर उसके पास ट्रेड मोनो मतलब आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो 1833 के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 के अंदर क्या हुआ, कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कमर्शियल बॉडी भी थी, कमर्शियल बॉडी थी, अब उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बना दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का मतलब ये होता है कि भाई आप कोई व्यापार नहीं करोगे, आप कोई ट्रेड वेड नहीं करोगे, आप कोई आपको प्रिविलेजेस वगैरह नहीं दे रखी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 के अंदर प्योरली अब एक कैसी बन गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कि जो इंडिया के अंदर चल रहा है जो इंडिया के अंदर अपना यहाँ पर जो जमीन कब्जा करके रखी हुई, अब बस आप उसकी देख रेख करो, बाकी पावर आपको क्राउन क्या करना है क्या नहीं करना ऊपर से क्राउन हैंडल करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो इसके डायरेक्टर होते थे वो तो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए रहते थे, वो पार्लियामेंट के मेंबर होते थे तो इतनी आसानी से थोड़ी जाएंगे ये। तो अब हम देखेंगे कि 1850 1833 के अंदर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। और फिर उसके बाद में इसको, ये जो रिवॉल्ट 1857 हुआ, रिवॉल्ट 1857 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। इस एक्ट का नाम जो है इस एक्ट का नाम बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी था। तो बहुत कम चांसेस पूछा जाए कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इनमें से एक्ट जो है वो बेटर एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नीचे 4 एक्ट दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट को हम बेटर गवर्नमेंट में, तो कुछ नहीं था, बेटर बेटर कुछ नहीं था, बस ये जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी रूल था उसको खत्म कर दिया, और जो पावर थी वो डायरेक्ट प्रिंस जो वहाँ का क्राउन था उसके हाथों में चली गई। तो ट्रांसफर ऑफ द पावर पहले किसके हाथ में होती, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, अब किसके हाथ में चली गई, अब सीधी क्राउन के हाथ में चली गई। कि क्राउन गवर्न करेगा सीधा। क्राउन क्राउन कैसे गवर्न करेगा, अब ये थोड़ी यहाँ थोड़ी आएगा पूरी इंडिया में घूमता फिरेगा, वो क्या करेगा, कुछ यहाँ पर अपने लोग बैठाएगा। अब किसको बैठाएगा, अभी देखेंगे हम किस किस को बैठाएगा। तो एक इसने सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और की एक पोस्ट जो है यहाँ पर क्रिएट तो वो वहाँ पर की गई थी ब्रिटेन के अंदर। अब अभी देखेंगे हम उसको। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी से वो क्राउन के ऊपर डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी गई। और इसका मतलब ये भी होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी, क्राउन की होगी, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने कहा क्राउन ऐसा नहीं है कि क्राउन जो है यहाँ पर खुद चल चल कर राज करेगा या फिर यहाँ पर देखेगा भाई कौन कैसे काम कर रहा है। वो अपने वहाँ पर क्या रिप्रेजेंटेटिव बैठाएगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे वो एक टाइप के, लेकिन आप बोल सकते हो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो, जो भी वहाँ इंडिया के अंदर काम को देख रहा होगा वो सारे के सारे क्राउन के द्वारा अपॉइंट करके आए होंगे। तो अभी इन्होंने यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको अब उसका नाम दे दिया थोड़ा सा आ, ये वाइसरो मतलब थोड़ा सा ऐसा नाम लगे अजीब सा। अजीब सा का मतलब थोड़ा सा ऐसा है, उसके रॉयलिटी है अंदर कि भाई अच्छा ठीक है अमीर लोग हैं। तो उसका नाम बदल कर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल कर वाइसरो कर दिया गया, ठीक है। और जो इंडिया के मतलब फर्स्ट वाइसरो थे लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ द इंडिया। आप सब एक जीके के नंबर होते हैं, जैसे ये पीसीएस का अगर आप एग्जाम देख रहे हो तो फैक्चुअल चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, तो वो पता नहीं कहाँ से पूछ ले। तो लेकिन तैयार करके जाना पड़ता है, तो हो सकता है यही वाला क्वेश्चन पूछ ले। अब ये जो क्वेश्चन आता है ये तो हिस्ट्री से के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार हो जाता है और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार हो जाता है। आप कैसे तैयार करना चाहते हो करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ द इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ द इंडिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो कैसा सिस्टम बना रखा था इन्होंने। जो ये वाइसरॉय था, वाइसरॉय को कौन अपॉइंट करेगा, वाइसरॉय को अपॉइंट करा जाएगा क्राउन के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने एक नई पोस्ट कर दी। अब क्राउन इसका क्या काम होगा अभी मैं बता, देखो सुनो, पीछे मतलब क्या चल रहा था, पीछे चल रहा था जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब होता है देख रेख करना। और
फिर यहाँ पर क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर थे, 4 मेंबर्स। ठीक है, एक लॉ मेंबर्स भी नया ऐड हो गया था। और यहाँ पर एक इनकी लॉ मेकिंग बॉडी भी थी, लॉ मेकिंग बॉडी, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के या मिनी पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता था। लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसमें क्या था कि इसमें 6 लोग, मतलब 6 लोग तो ये थे जो कि क्राउन मतलब इसको बोलेगा गवर्नर जनरल को कि भाई इनको अपॉइंट कर सकते हो हम, तो उनको अपॉइंट करता था। और 4 जो लोग होते थे, मतलब और बाकी जो लोग होते थे, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, और आगरा का एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, मद्रास का हो जाएगा, कोलकाता का हो जाएगा, बॉम्बे का हो जाएगा, इन प्रेसिडेंसी के रिप्रेजेंटेटिव होते थे और भी होते थे। तो ये मिलकर लॉ बनाते थे। तो पिछले वाले एक्ट में हमने देखा था 1853 के अंदर कि कैसे गवर्नर जनरल के लिए जो फंक्शन थे एग्जीक्यूटिव और उसके लेजिस्लेटिव फंक्शन, उसको अलग कर दिया गया। अब यहाँ पर ये गवर्नर जनरल जो था, इसको अब करना क्या था, इसको और पावर देनी थी, क्योंकि नाम इसका वॉइसरो रख दिया, तो इसका मतलब वॉइसरो रख दिया, तो वैसे ही नहीं रखा है कि एक कोई सेरेमोनियल पोजीशन है, थोड़ा सा पावर भी देनी पड़ेगी। अब इसको जो पावर दी गई थी, इसको सारा काम देख रेख करना था। ठीक है, इसको बहुत पावर दी गई थी। लेकिन अल्टीमेटली जो पावर थी वो किसके बाद थी, एक एक नई पोस्ट क्रिएट करी गई थी, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अब देखो समझो, जैसा मैंने पीछे बताया कि पीछे अगर आपने मेरे अच्छे से लेक्चर देखे हो, कि एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे, ठीक है, एक होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम करता था, ये एक टाइप के पॉलिटिकल फंक्शन देखते थे, पॉलिटिकल फंक्शन देखते थे कंपनी के। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये वही कमर्शियल फंक्शन देखते थे। तो अब इस वाले एक्ट में क्या कर दिया, भैया ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही खत्म कर दी गई, तो इनका क्या काम, इनको खत्म कर दो। तो इनको खत्म कर कर एक नई पोस्ट बनाई गई, जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अभी ये जो बंदा है, इसका ऑफिस होगा इंग्लैंड के अंदर। आप समझ रहे हो, इसका ऑफिस इंग्लैंड के अंदर, ये इंग्लैंड के अंदर बैठेगा, और इसको 15 लोगों की एक काउंसिल दी गई। मतलब वो क्या करेंगे, इसको, ये जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, इसको असिस्ट करेंगे इंग्लैंड के अंदर। अब इसका क्या काम होगा, इसका काम ये होगा, जैसे इंडिया हो गया, ये इंडिया हो गया, तो ये इंडिया के अंदर और इंग्लैंड के अंदर जो भी कुछ होगा, ये यहाँ पर बैठे हुए पार्लियामेंट को बताएगा। और यहाँ से पूछेगा भाई क्या चल रहा है, इस गवर्नर जनरल से पूछेगा, या जिसको हम वॉइसरॉय भी बोलेंगे अब जा, कि उससे पूछेगा भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो जो भी गवर्नर जनरल बोलेगा, वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को बोलेगा। और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, क्राउन या फिर वहाँ की पार्लियामेंट के लिए। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाकर रखा हुआ था। अब ये जो 15 लोगों की काउंसिल बनाई, इसमें से अब जैसा अभी पीछे हमने पढ़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी। लेकिन किसी को विश्वास हो सकता है कि इतने टाइम से डोमिनेट करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इतने आसानी से खत्म हो सकती थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी एलिट लोगों ने बनाई थी, और जिनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अब इंग्लैंड के पार्लियामेंट में बैठे हो, तो वो इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकती है? तो आप देख रहे हो, राजा भी नहीं खत्म कर सकता था। ये जो 15 लोग होते थे, 7 लोग तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के, और 8 लोग क्राउन नॉमिनेट करता था। आप समझ रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी बैकग्राउंड में चली गई है, तो सीधा फ्रंट पे कौन आ गया, राजा आ गया है। तो समझ रहे हो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, खत्म नहीं हुई है पूरी तरह से, लेकिन लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से खत्म कर दी ये। तो इसलिए बोलते हैं कि बेटर गवर्नमेंट, अरे कुछ नहीं था, ये सब ये दिखावटा था। बाकी तो ये सब लोग जो है इंडिया के जो रिसोर्सेज थे, उसको लूटने खसोटने में लगे हुए थे। तो आपने देखा कि कैसा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उसका फ्रंट पे खेलती थी, उसको खत्म कर कर अब उसको बैकग्राउंड में लाए। अब फ्रंट पे कौन खेलेगा, राजा खेलेगा, कि राजा के नाम पर जो भी कुछ होगा, राजा के नाम पर होगा। अब जा ठीक है, सबको दिखाई देगा ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होगी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म नहीं होती। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो था, उसके अंदर जो 15 लोग थे, 7 लोग तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही थे, जो डायरेक्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, कंपनी के जो फाउंडर थे। तो 7 लोग इन्होंने अपने भेजे थे यहाँ पर। तो जैसा आपने देखा कि एक नई पोस्ट क्रिएट करी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उसको 15 लोग दिए गए, 15 में से 7 ईस्ट इंडिया कंपनी के थे और 8 क्राउन के लोग थे। तो ये क्या काम करेंगे, ये इंग्लैंड के अंदर बैठा रहेगा, और ये गवर्नर जनरल से पूछता रहेगा कि भाई क्या चल रहा है इंडिया के अंदर। गवर्नर जनरल जो है, जिसको हम वाइसरॉय बोलेंगे, वो इसको बोलेगा भाई इंडिया के अंदर ये चल रहा है, वो चल रहा है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, उसको देगा। तो ये सब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर चल रहा था, जिसको द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वैसे देखो और भी कुछ था, लेकिन वही है कि इसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि पीएचडी कर लो इसके अंदर, इन एक्ट के अंदर। ये बहुत ही ज्यादा जो है इनका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, डॉक्यूमेंट है। अब दूसरा हमारे पास एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इंडियन काउंसिल एक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसको वहाँ पर वो
अगर इसमें बस एक ही पॉइंट ये आपको याद करना कि इस इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम को जो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में इंट्रोड्यूस किया था उसको रिकॉग्नाइज किया कि भाई ये तो सिस्टम ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है आप समझो जरा। जैसा आपने देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या करते हैं, उनकी कैबिनेट होती है। जैसे राजनाथ सिंह हो गया एक्सटर्नल अफेयर, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, और भी बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट के मिनिस्टर। अब इनका क्या काम है, इनका काम होता है कि जो मिनिस्ट्री होती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जो राजनाथ सिंह जी है उनको डिफेंस मिनिस्ट्री दे रखी है, तो इस टाइप से इनको मिनिस्ट्री देकर रखी हुई है। तो मिनिस्ट्री मतलब इनको बोलते हैं पोर्टफोलियो, इनको पोर्टफोलियो जो है देकर रखा हुआ है। तो पोर्टफोलियो का सिस्टम का मतलब होता है कि कोई एक पर्सन होगा, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किसी, या तो कोई मिनिस्ट्री दे देंगे, कोई डिपार्टमेंट दे देंगे, तो इसी को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, किसी एक पर्सन को कि भाई आप एजुकेशन मिनिस्ट्री संभालो, आप या एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभालो, या फिर आप जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उसको संभालो, होम मिनिस्ट्री संभालो। जैसा जो है डिफेंस मिनिस्ट्री आपको पता है कि राजनाथ सिंह जी के पास है। तो इस टाइप का मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम था, ये क्वानिंग ने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि ठीक है भाई ये तो सिस्टम अच्छा है, इससे तो जो है एक अच्छा सिस्टम बन रहा है, अच्छे से गवर्न कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये वाला पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत है। वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है ये वाला, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो जैसे मैंने कहा था कि गवर्नर जनरल जिसको हम वॉइसरॉय बोलते थे, उसकी एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और दूसरी लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर को कौन जो अपॉइंट करेगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर को ये वॉइसरॉय अपॉइंट करेगा इसके अंदर, कि भाई ये कुछ लोग इंडिया के हों, कि इंडिया इंडिया के लोगों को भी लगेगा अच्छा भाई ठीक है, जब ये लॉ बनाया जा रहा है तो ये हमारी भी बात सुनते हैं, क्योंकि लॉ बनाने के लिए आप जितना भी लोगों से कंसल्ट करोगे उतना ही अच्छा है। आपकी जो डिबेट और डिस्कशन होता है उसकी मतलब डेमोक्रेसी उतनी ही अच्छी होती है। तो इन्होंने सोचा कि भाई एक तो इंडिया के लोगों को शामिल कर लेते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर। तो राजा ऑफ द बनारस और महाराजा ऑफ द पटियाला और सर दिनकर रॉय, इनको जो है इंक्लूड किया गया था। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से मैं बता देता हूँ। हाँ, ये वाला पॉइंट पहला वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया अलग अलग पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन यूपीएससी के अंदर भी पूछा गया है ये। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट वो करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 कर लेते हैं ये। तो जैसे यहाँ पर इतना सारा डेटा कर रखा है, अब तो आप सोच रहे हो कैसे करेंगे। अरे भाई नहीं करना है ये डेटा, ये बस समझाने के लिए है। जैसे मैंने आपको बताया गवर्नर जनरल जिसको हम वाइसरॉय बोलते हैं, उसकी दो काउंसिल, एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और एक थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर क्योंकि इंडिया की साइड से बहुत प्रेशर हो रहा था कि भाई आप जो है सुधार करो, सुधार करो, इंडिया का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो लॉ, देखो आप लॉ बना रहे हो, मान लो इंग्लैंड के अंदर इंडिया के लॉ 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 बनाए। अब देखो इंग्लैंड के लोगों पर क्या गुजरेगी, इंग्लैंड के लोग सोचेंगे यार हम इतने बेवकूफ थोड़ी कि अपने लिए खुद लॉ ना बना सकते, इंडिया के लोग कैसे बना सकते हैं। ऐसे ही इंडिया के अंदर ये ब्रिटिशर जो थे ये लॉ बनाते थे। तो इंडिया बार बार डिमांड करता था, जो फ्रीडम फाइटर थे, कि भाई आप हमारे लिए लॉ कैसे बना सकते हो जब तक हम उसके अंदर ना हो, हमको ना पता, हमको कैसे पता, आपको कैसे पता होगा कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस टाइप का जो प्रेशर बना हुआ था इनके पास, ब्रिटिशर के पास में, उसको कम करने के लिए ये नॉन ऑफिशियल मेंबर की जो तादाद थी उसको बढ़ाते चले जा रहे थे। क्योंकि और कहाँ-कहाँ बढ़ा रहे थे? ये उस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उसको वाइसरॉय हम बोलेंगे। वाइसरॉय की जो लॉ मेकिंग बॉडी थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर को बढ़ाया जाए, ठीक है। और जो प्रोविंशियल जो लेवल पर थे, प्रोविंशियल लेवल का जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनमें जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, उस टाइम पर इनको प्रोविंसेस बोलते थे। तो उस उन वहाँ पर जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, वहाँ पर भी नॉन ऑफिशियल मेंबर को बढ़ाया जाए। तो ऐसा बोला गया था। बॉम्बे के अंदर 8 हो सकते हैं, मद्रास के अंदर ये नॉन ऑफिशियल, बंगाल के अंदर इतने। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा क्या चल रहा है बस समझ लो एक। दूसरा, फाउंडेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो देखो ये अगर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को उसकी फाउंडेशन इसने रखी। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होती है, रिप्रेजेंट समझो क्या होता है। जैसे मान लो अभी जनरल इलेक्शन हुए थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, तो उत्तराखंड के एग्जांपल लेते हैं। उत्तराखंड के अंदर ऐसा रीजन को डिवाइड किया गया है, मान लो ये पूरा उत्तराखंड है, और इसको कॉन्स्टिट्यूंसी बोला गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी 1 है, कॉन्स्टिट्यूंसी 2 है, कॉन्स्टिट्यूंसी 3 है। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने जो है लोग खड़ा कर सकती हैं, तो लेकिन जीत को तो एक ही जाएगा। तो जिसको भी जिता कर पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाएगा, तो मान लो पर्सन, किसी ए पर्सन को भेज दिया गया है, यहाँ पर किसी भी पार्टी का हो सकता है, जिसके सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे, तो हम बोलेंगे कि भैया लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है यहाँ पर। तो रिप्रेजेंटेटिव जो फाउंडेशन है उस टाइप की इसने एस्टेब्लिशमेंट की। क्यों? देखो यहाँ पर ये जो मेंबर हम काउंसिल में जा रहे हैं ना ये लोग, तो ये कौन भेजता था, इनको भेजा जाता था, लोग चुनते थे। लोग नहीं चुनेंगे, मतलब जो लोग जैसे काउंसिल हो गई। अब देखो सुनो,
काउंसिल होती थी। काउंसिल का मतलब हो गया जो प्रोविंशियल काउंसिल, जहाँ पे लॉ बनते थे, तो वहां से वो कुछ लोग चुनकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजेंगे। तो मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव हो गए, तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो एक्ट है इसने एक फाउंडेशन रखी रिप्रेजेंटेटिव जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है। तो वैसे प्री में तो बहुत कम चांसेस आने, मेंस में पॉइंट आप ये लिख सकते हो। दूसरा एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। मॉर्ले और मिंटो दोनों के दोनों जैसे ये तो मॉर्ले जो थे ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, मिंटो जो थे उस टाइम के ये थे वाइसरॉय। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आपको आपसे देखो एक क्वेश्चन तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है। इंडियन काउंसिल एक्ट का दूसरा नाम क्या है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का दूसरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। तो इस टाइप से दिया जाता है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उसी को इंक्लूड किया है, तो उसके थोड़ा सा एक सिमिलर डेपुटेशन के बारे में देख लेते हैं। आपको डेट के बारे में पता होना चाहिए कि सिमिलर डेपुटेशन जो है कब गया था, और मतलब कौन ले गया था, इसको लीड कौन कर रहे थे। देखो आगा खान थे। आगा खान ये शिमला डेपुटेशन लेकर गए थे, शिमला में गए थे। ठीक है। डेपुटेशन का मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर चले गए किसी के भी यहाँ पर। तो आगा खान इसको लीड कर रहे थे, तो ये शिमला में गए और लॉर्ड मिंटो से बोला कि भाई जो लॉर्ड मिंटो थे ये उस टाइम के वाइसरॉय, इनसे बोला कि भाई देखो मुस्लिम जो है, मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन आप बढ़ाओ। रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ा सकते हो? अलग अलग तरीके से बढ़ा सकते हो। कैसा? एक तरीका तो इन्होंने बताया कि अगर इलेक्शन में कोई भी मुस्लिम खड़ा होता है, ठीक है, मान लो कोई मुस्लिम खड़ा हो गया M1, तो केवल इसको मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे। आप समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। मुस्लिम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे हिंदू खड़ा हो जाए, केवल उसको हिंदू के ही लोग वोट करेंगे, तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है दैट इज द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। हम इंडिया के अंदर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अभी कभी आप सोच रहे हो कि ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं है, इससे बहुत खतरा है इंडिया को। इंडिया की जो इंटीग्रिटी है और जो यूनिटी है उसको बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर कोई मुस्लिम या हिंदू कोई भी खड़ा होता है, जिसको भी टिकट मिलती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, उसको हिंदू मुस्लिम को सारे कम्युनिटी वोट दे सकती है। ठीक है। तो ये सिस्टम नहीं है। तो इस एक्ट ने, क्योंकि शिमला डेपुटेशन गया था, आगा खान उसको लीड कर रहे थे 1906 के अंदर, तो इनकी लॉर्ड मिंटो ने बात मान ली कि ठीक है भाई। और जब ये एक्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन रख दिया गया कि भाई मुस्लिम अगर कोई खड़ा होता है वोटिंग मतलब इलेक्शन में, तो केवल उसको वो मुस्लिम ही वोट करेंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि इस एक्ट ने जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इस एक्ट ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। ये बहुत ही ज्यादा एक इंडियन यूनिटी पर डेंट था ये। ठीक है। और ये जो लॉर्ड मिंटो थे, ठीक है, ये मिंटो, इनको बोला जाता है फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये। ठीक है। ये वाला कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट, दैट इज द लॉर्ड मिंटो। तो ये बात, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला इस एक्ट का, बाकी तो इतना कुछ भी नहीं है। ठीक है। दूसरा एक्ट आता है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको हम मॉन्टेगू क्लैमफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। मॉन्टेगू उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे और क्लैमफोर्ड जो है वाइसरॉय थे। तो अब यहाँ पर समझो इन्होंने क्या किया। इन्होंने ये ऐसे यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। ऐसा देखो, ऐसा नहीं कि बहुत भर भर के पूछा जाएगा, समझ गए हो? यूपीएससी के अंदर भी सीधा ऊपर से क्वेश्चन आता है। अगर इसमें से कोई एक्ट में से कोई क्वेश्चन आता है, सीधा सा क्वेश्चन आएगा ऊपर से ही। ठीक है। जैसा कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर पूछा गया था कि मोनोपोली किस एक्ट के अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ में पूछेगा अंदर जाकर, जैसे बाकी चीजों में से बहुत डेप्थ में नहीं पूछता, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये बताओ उसका एक स्टेटमेंट था कि डुअल गवर्नमेंट मतलब डायर की किस एक्ट के अंडर इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है। एट द प्रोविंशियल लेवल पर। तो ये क्लैमफोर्ड रिफॉर्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो इस एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस की थी। अब क्या था ये बताता हूँ। देखो इन्होंने क्या किया, पहला होता क्या था कि सेंटर जो थी, मतलब जो सेंटर गवर्नमेंट होती थी उस टाइम की, ब्रिटिश सेंटर गवर्नमेंट इंडिया के अंदर जो राज कर रहे थे, वो प्रोविंसेस जो होते थे, जैसे आज के मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, इनको प्रोविंसेस बोलते थे, उन पर काफी कंट्रोल रखते थे। तो अब इन्होंने धीरे धीरे उनको रिलैक्स देना शुरू किया कि भाई ठीक है, आप जो है अपने हम आपको ये सब्जेक्ट दे रहे हो, इन पर आप तुम रूल रेगुलेशन बना सकते हो। ठीक है। तो ऐसे ही उनका बजट अलग कर दिया कि भाई ठीक है, आज से तुम्हारा बजट अलग, और तुम जो है खुद बजट बना सकते हो, और जो भी टैक्स वैक्स में पैसा लाना है उनको थोड़ी रियायत भी देती है कि भाई आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बजट में तो तभी अच्छा लगता है जब पैसा आप कलेक्ट कर सको। तो इनको काफी रिलैक्सेशन दिया गया, ये जो प्रोविंसेस होते थे। तो इसी जब इनको सब्जेक्ट बांट कर दे दिए गए, तो इनके सब्जेक्ट को आप समझ रहे हो, इनके सब्जेक्ट को
प्रोविंसेस देखो, सेंट्रल लेवल पर गवर्नर जनरल जिसको वाइसरॉय बोलते थे, और जो प्रोविंसेस होते थे स्टेट लेवल पर आज गवर्नर होते हैं और कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो उस टाइम पर गवर्नर होते थे स्टेट लेवल पर, ठीक है। तो अब इनके जो सब्जेक्ट थे, जो प्रोविंसेस थे, इनके सब्जेक्ट को जो अभी देखो सेंटर के सब्जेक्ट अलग कर दिए कि स्टेट के सब्जेक्ट अलग, स्टेट के जो सब्जेक्ट थे जिनको स्टेट को प्रोविंसेस बोलते थे, इनके सब्जेक्ट को भी डिवाइड कर दिया गया कि भाई ठीक है, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है इनके सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो। ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे इनको एक तो ऐसा बोला गया रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरे ट्रांसफर सब्जेक्ट। ये रिजर्व जो सब्जेक्ट थे ये भी गवर्नर करेगा, गवर्नर इसको हैंडल करेगा। और ये जो थे गवर्नर कैसे हैंडल करेगा, गवर्नर को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इसको कौन हैंडल करेगा, ट्रांसफर सब्जेक्ट को, इसको भी गवर्नर करेगा। लेकिन ये इसके लिए जो होती थी वो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे, वो होते थे। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर कुछ भी इन्होंने मतलब ट्रांसफर सब्जेक्ट में अगर इन्होंने कोई भी मतलब गलती करी तो इनको लेजिस्लेटिव जो लॉ मेकिंग बॉडी है ना उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नर गवर्नर ने यहाँ पर रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर कुछ भी कोई गड़बड़ कर दी तो इनको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। आप समझ रहे हो, दोनों को गवर्नर ही कर रहा है। अब मतलब स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया कि अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक है यार, अच्छा बच्चा कुछ नहीं है, सब कुछ ब्रिटिशर के हाथ में कंट्रोल है, बस इधर का उधर, उधर का उधर कर दिया है। ये गवर्नर कर रहा है, ये गवर्नर कंट्रोल कर रहा है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया, जिसको हम वाइसरॉय बोलते हैं। वाइसरॉय को अपॉइंट कौन करता है, ये जो क्राउन बैठा था, तो क्राउन के कहने पर सारा काम हो रहा है। बाकी तो इंडिया के लोगों को लगे तो तभी तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी बार बार बोलती रहती थी भाई सुधार करो, सुधार करो। तो ऐसा नहीं है कि सुधार हो रहा था, कुछ सुधार नहीं हो रहा था, ये सब ये तो डबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर देना, डुअल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को ही डायरकी बोलते हैं। तो किस एक्ट के अंदर डायरकी समझ में आया आपको, कि प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट थे, आप समझ रहे हो, प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट थे उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसको भी गवर्नर हैंडल करेगा, मतलब गवर्नर कंट्रोल करेगा, इसको भी गवर्नर कंट्रोल करेगा। तो ये दोनों के दोनों गवर्नर ही कंट्रोल कर रहा है। ये किसकी हेल्प से कर रहा है, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जिसको कोई जवाबदेही तय नहीं होनी इसकी, ठीक है, काला करे पीला करे। यहाँ पर ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर जवाबदेही तय होती थी, और गवर्नर की जवाबदेही तय नहीं होती थी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे उनकी जवाबदेही तय होती थी। जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है प्रोविंसेस के अंदर जहाँ लॉ बनते थे उनको जवाब देना होता था, आपने गलत कैसे कर दिया आपको पनिशमेंट मिलेगा, मतलब इस टाइप का कुछ होता था। तो इसी को बोलते हैं डायरकी। तो डायरकी किस एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस की थी, 1919 एक्ट के अंदर। प्रोविंसेस लेवल पर बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि जो सेंट्रल लेवल पर वो दूसरे एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यूपीएससी के उसके अंदर, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस एक्ट के अंदर वुमेन को वोट डालने का राइट दिया गया था, बताओ, वोट डालने का राइट। दैट इज द ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इन्होंने जो है जो प्रोविंसेस थे उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया, उन पर अपना कंट्रोल हटाया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रोल कम हुआ प्रोविंसेस पर, तो इनके बजट को भी अलग कर दिया गया कि ठीक है भाई तुम्हारा बजट अलग। तो ये दो तीन पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाने पड़ेंगे। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भाई इसमें से तो आपको इसको अच्छे से करके जाना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्ट। पूछा तो नहीं गया, देखो पूछे तो नहीं जा रहे हैं, मतलब कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन देखो एग्जाम में सिलेबस में कब पूछ ले कह नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, तो 1935 के अंदर एक तो इन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात करी थी। ऑल इंडिया फेडरेशन क्या होगा, अब देखो ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब समझो आप, ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब होता क्या है। जैसे अभी इंडिया के अंदर है क्या, इंडिया एक पूरी यूनिट है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं इंडिया है। इंडिया के अंदर छोटी छोटी यूनिट है ये, ठीक है, तो छोटी छोटी यूनिट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट ये। अब ये फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये एक कोई ऐसी बॉडी बनाए, ठीक है, इंडिया के अंदर ही होगी ये बॉडी, जिसके अंदर सेंटर गवर्नमेंट के भी बंदे होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी बंदे होंगे, और जो भी काम होगा डिबेट और डिस्कशन से होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। तो ऐसा फेडरल सिस्टम बनाने का इन्होंने प्रपोजल रखा, ठीक है। और इस एक्ट के अंदर ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर 1935 के अंदर ये बोला गया कि हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। लेकिन ये जो फेडरेशन था ये ये एग्जिस्टेंस में नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये जो छोटी छोटी यूनिट थी इसमें तो कुछ ब्रिटिशर का कंट्रोल था, ठीक है, और कुछ जो थे राजा थे इंडिया के, जो नेटिव होते थे प्रिंसेस, उनका कंट्रोल था। तो उनको डर लगता था कहीं यार ये ब्रिटिशर एक तो है ही चालू पहले से, कहीं पता लगा फेडरेशन के नाम पर हमको भी पेड़ डाला ही ना रहा, तो भाई ये हम नहीं बनाते। तो उन्होंने अपनी जो कंसेंट नहीं दी थी, जिसकी वजह से ये जो है ऑल इंडिया फेडरेशन का जो प्रोविजन था ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। दूसरा, अबोलिशन ऑफ द डायरकी प्रोविंसेस। देखो जैसे मैंने कहा ये यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर डायरकी को इंट्रोड्यूस किया सेंटर स्टेट लेवल पर, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया। इन्होंने डायरकी को जो प्रोविंसेस लेवल पर इंट्रोड्यूस किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, उसको खत्म कर दिया गया और सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया है। आप समझ रहे हो,
अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस एक्ट के अंदर डायरकी को सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया था, तो उसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और अगर ये आता है कि किस एक्ट के अंदर डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था एट द प्रोविंसेस लेवल, तो आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो समझ रहे हो आप? तो ये मतलब पता नहीं बच्चे किस हिसाब से तैयारी करते हैं या क्या करते हैं, वो पूरी बुक पढ़ लेंगे लेकिन उनको एसेंस क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला तब भी नहीं पता होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करनी होती है, अपना दिमाग लगाना होता है कि भाई वहां पर अब आपने पढ़ डाला वो अ, तो अब डायरकी का जैसे मैंने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी उसके सब्जेक्ट को इन्होंने डिवाइड कर दिया। उसमें भी ये कर दिया रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो ये रिजर्व जो सब्जेक्ट होंगे, ये वाइसरो जो होगा, वाइसरो की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, तो वो इसको हैंडल करेगी रिजर्व सब्जेक्ट। मतलब ठीक है, अगर इसमें कुछ भी सरकार करती है, वाइसरो मतलब कुछ भी करता है, तो इसको कोई जवाबदेही तय करनी नहीं होगी, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, ये भी गवर्नर जनरल जिसको हम वाइसरो बोलते हैं वो हैंडल करेगा, लेकिन इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मतलब जवाब देना पड़ता था, जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी होती थी सेंट्रल लेवल पर, उसको जवाब देना पड़ेगा आपको अगर कुछ भी आप गलत गलत करते हो या जो भी कुछ होता है, ये आपसे जवाब क्वेश्चन पूछेगी वो। जैसा अभी क्या है, अभी अपोजिशन हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट बनी हुई है, तो पार्लियामेंट के अंदर दो चीजें हैं। एक तो जो पार्टी रूल कर रही है वो, ठीक है, रूलिंग पार्टी, और एक जो पार्टी अपोजिशन में, दैट इज द अपोजिशन पार्टी। तो अगर रूलिंग पार्टी ने कुछ किया या कुछ जो भी कुछ है, तो अपोजिशन में बैठे हुए लोग उससे सवाल पूछेंगे, बताओ मणिपुर में दंगा हुआ था, आपने क्या किया, क्यों हुआ दंगा, सारी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, जवाब देना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, अपोजिशन को विद प्रूफ देना पड़ता है कि देखो भाई ये डॉक्यूमेंट है, ये अपना बड़े आगे। तो ऐसे ही ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, इसमें जो है जवाब देना पड़ता था आपको, पार्लियामेंट में बैठ कर वो पूछेंगे भाई आपने कराया या नहीं कराया ये काम। ठीक है, तो दैट इज द, ये आपको डायरकी के बारे में पता लगा। दूसरा डिवीजन ऑफ द पावर। तो डिवीजन ऑफ द पावर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि जो यूनिट्स थी, जैसे यूनिट्स का मतलब होता है जो सब्जेक्ट थे जिनको लॉ बनाया जाता था उनको डिवाइड कर दिया। मतलब जो हमारी लिस्ट होती है प्रोविंस, जो अभी आपने देखा होगा हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट, द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट। सेंटर और यूनिट्स का मतलब आप समझ रहे हो ना, यूनिट्स का मतलब ये होता है कि जो प्रोविंसेस है उनके बीच में जो लॉ मेकिंग बनाने की पावर थी। जैसे मान लो 100 सब्जेक्ट है, तो 100 सब्जेक्ट को कुछ तो दे दिए गए, कुछ सब्जेक्ट तो फेडरल लिस्ट के अंदर दे दिए गए। फेडरल लिस्ट का मतलब है इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। कुछ प्रोविंशियल लिस्ट में रख दिए गए, इसके अंदर केवल प्रोविंसेस लॉ बना सकते हैं। कुछ कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जिसके अंदर सेंटर और जो प्रोविंसेस है दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। तो इस टाइप के जो सब्जेक्ट थे वो पावर को डिवाइड कर दिया। मतलब जैसे मैंने कहा पिछले वाले एक्ट में आपको तो बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा रिलैक्स कर रही थी, मतलब उनको थोड़ी छूट दे रही थी कि भाई ये, क्योंकि डेमोक्रेसी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होती जा रही थी, कि भाई इनको जितना रिलैक्सेशन दोगे आप उतना ही ठीक है, ये आगे प्रोग्रेस करेंगे। और उतना ही जो है, क्योंकि और ये ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई ऐसा गिफ्ट में बांट रहे थे, या यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडिया के लोग थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने काफी प्रेशर कर कर रखा हुआ था इनको, तभी ये जो है ये इंट्रोड्यूस करते जा रहे थे इस टाइप के। दूसरा फेडरल लेजिस्लेचर। ठीक है, फेडरल लेजिस्लेचर का क्या मतलब होता है देखो, फेडरल लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है कि इन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट होते जो अभी हमारे यहाँ पर क्या पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस है, लोअर हाउस और अपर हाउस। तो इन्होंने ये थी सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहां भी, और जो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट थी वहां पर दो हाउस बना दिए गए। ठीक है, जैसे छह उस टाइम के प्रोविंसेस होते हैं, तो प्रोविंसेस के अंदर लोअर हाउस अपर हाउस कर दिया। और इंडिया के अंदर भी जो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट होती थी उसने जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके दो हाउस बना दिए, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो इसलिए वो बोलते हैं कि इन्होंने यहाँ पर बाई कैमरलिज्म सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट। भैया यहाँ पर शब्दों पर ध्यान देना, आपसे पूछा जाए किस एक्ट के अंदर फेडरल कोर्ट बनाया गया था, तो इस वाले एक्ट के अंदर बनाया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट किस एक्ट के अंदर बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 के अंदर। बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था और इंडिया से इसी एक्ट के अंदर ये किया गया था। तो आप देख सकते हो ये जो है, ये वाला देख रहे हो, तो आज का म्यांमार है, इस टाइम इसको बर्मा बोला जाता है। तो इंडिया से, और ये इंडिया इधर वाला पोर्शन, तो इसको इसी एक्ट के अंदर सेपरेट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हमने आज के लेक्चर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं, मतलब आने वाले हैं। और मैंने कोशिश की है यहाँ पर, देखो अब पढ़ने के लिए आप कितना भी पढ़ लो, इतना टाइम भी नहीं होता है। और ये चीज़ें वैसे भी एक्ट जो होते हैं ये काफ़ी मुश्किल एक्ट होते हैं, इतना इनको याद रखना ही अपने आप में महाभारत होती है, याद नहीं रहती। यूपीएससी वाले बंदे घुसे रहते हैं इनमें, तभी जाकर उनको याद रहता है। तो हमने ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, एक ही क्वेश्चन 2000 अभी तक पूछा गया है, मैंने बहुत एनालाइज करने के बाद सारी चीज़ें निकाली हैं, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है
2016 में। उसके बाद में यहाँ से कोई क्वेश्चन वोश्चन आया नहीं है। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हो ना अच्छे से तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइप में पूछा गया है। और पता मुझे लगा जो भी तैयारी कर रहे थे उनको पता था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सिलेबस है पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का सिलेबस है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये जो आप देख रहे, सॉरी, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारा हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और प्रियम्बल को मैं कोशिश करूंगा एक ही लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट करा दूं। लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा लेकिन, और बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग वेरियस पार्ट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और शेड्यूल्स। देखो इसको मैं कराऊंगा, लेकिन इसको जब मैं मतलब पढ़ाऊंगा तो कुछ कुछ हिस्सों में कराऊंगा, जैसे शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। तो ये ऐसा नहीं कि एक साथ ही करा दूं मैं, इसकी लिस्ट दे दूंगा सबकी। आपको इस पर रट्टा मार कर देना, क्वेश्चन पूछा गया है शेड्यूल कौन सा शेड्यूल किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो उसको मैं धीरे धीरे इंक्लूड करूंगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसको अलग अलग लेक्चर में इंक्लूड करने की, क्योंकि ये एकदम से रट्टा मार के इतनी जल्दी आसानी के साथ याद होने वाला नहीं है। तो ये अपना लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसके जितने भी पीपीटी या फिर जो भी पीडीएफ होते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इनको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ज़्यादा टाइम नहीं है बच्चों के पास। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगा, आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो पिछले साल के प्लीज़ क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करें। एक आपको आइडिया लगता है कि किसी भी क्वेश्चन और टॉपिक को कितने डेप्थ तक पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस के अंदर कहीं कहीं घसीट मार रखी है। घसीट का मतलब कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है कि भाई ये बाउंड्री से ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने लिख दिया है। बाकी आपको पिछले साल के क्वेश्चन को देख कर समझना पड़ेगा कि उसका लेवल कहाँ तक रहा है। तो हम ये लेक्चर अपना यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।